गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल को। गुप्त काल के बाद का जो समय है वो क्या है? गुप्तोत्तर काल कहलाता है। जब आप गुप्तोत्तर काल को पढ़ रहे हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड है ना, या फिर पूर्व मध्य काल, ठीक है। फिलहाल अभी हम गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के अंतर्गत केवल हर्षवर्धन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसे? हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, जो कि जब गुप्त काल बिखर रहा था, जब शासक कमजोर होने लगते हैं, तो आपने जाना था लास्ट क्लास में कि जो सामंती व्यवस्था थी गुप्त काल में, वो शासक के कमजोर होने पर सामंत क्या कर देते? स्वयं को शासक घोषित कर देते थे। तो उससे व्यवस्था क्या हो गई? और ज्यादा कमजोर होती गई, क्योंकि कई भागों में शासन व्यवस्था बट गई, ठीक है। कई छोटे छोटे भागों में अगर शासक हुए तो व्यवस्था तो अपने आप बट गई ना। तो गुप्तोत्तर काल, इस तरह से हम गुप्तोत्तर काल में पहुंचते हैं, और एक जो प्रसिद्ध और मजबूत शासक है उभर कर आता है गुप्तोत्तर काल में, वो है हर्षवर्धन। इसलिए हम गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। हर्षवर्धन किस वंश से हैं? पुष्यभूति वंश से। किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति ने स्थापना की थी, संस्थापक थे, इसलिए पुष्यभूति वंश नाम रखा गया। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से हैं। इस वंश के अंतर्गत कौन कौन है? नरवर्धन है, आदित्यवर्धन है और प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए हैं। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए हैं। प्रभाकर वर्धन ही हर्षवर्धन के पिता हैं। कौन है? हर्षवर्धन के पिता हैं। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। कितने? 3। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, एक पुत्री। ये क्या है? कौन है? पुत्री है। बाकी 2 पुत्र हैं। प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? विवाह किया मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से, या ग्रहवर्मन से, ठीक है। ग्रहवर्मा से, सही कर देते हैं, ग्रहवर्मन से, ठीक। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ। मौखरी वंश किस क्षेत्र में आएगा? मालवा। मालवा क्षेत्र में है मौखरी वंश का शासन। ध्यान रखिए, अगर मालवा इस तरफ है तो इस तरफ गौड़ शासक कौन है? शशांक। कौन है? शशांक। मालवा में या मौखरी वंश का शासक यहाँ कौन है? ग्रहवर्मन, ठीक है। गौड़ शासक शशांक ने क्या किया? मालवा पर आक्रमण कर दिया, ठीक। आक्रमण कर हत्या कर दी। किसकी? ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। तो राजश्री के पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। इससे राज्यवर्धन को जब पता चलता है, जो कि हर्षवर्धन का क्या है? बड़ा भाई। राज्यवर्धन को पता चला तो राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन ने इसका बदला लेना चाहा, और राज्यवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया। सेना को संगठित करके शशांक पर क्या किया? आक्रमण किया। राज्यवर्धन ने शशांक को लगभग पराजित कर दिया था। राज्यवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया और पराजित किया। लेकिन शशांक ने छल से राज्यवर्धन को
मार दिया, राज्यवर्धन को मार दिया। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री, इसमें से उनका जो दामाद है और जो बड़ा बेटा है, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। अब कौन बचा? राज्यवर्धन को तो मार दिया शशांक ने। यहीं से कहानी में हर्षवर्धन का प्रवेश होता है। हर्षवर्धन का प्रवेश होता है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभालते हैं। राजगद्दी संभालते हैं। राजधानी क्या है? थानेश्वर। राजधानी थानेश्वर। ठीक है। राजश्री का जहां से विवाह हुआ था, मौखरी वंश, वहां पर जब विवाह हुआ ग्रहवर्मा, उनके पति हैं, वहां रहती थी। तो एक तरह से अब नहीं रहे, तो हर्षवर्धन का मौखरी वंश के साम्राज्य पर, शासन व्यवस्था पर इनडायरेक्ट क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। ठीक है। और साथ ही हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या की? पहले थानेश्वर थी, राजधानी को स्थानांतरित किया। कहाँ ले गए? कन्नौज। ठीक, कहाँ ले गए? कन्नौज, जो कि जहां मौखरी वंश का या उनकी बहन के पति का क्या है? शासन था, साम्राज्य था। ठीक, राजधानी कन्नौज ले गए। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने क्या किया? सेना को संगठित किया। सेना को संगठित किया। संगठित कर शशांक को पराजित किया। सेना को संगठित किया, फिर शशांक को पराजित किया। और उत्तर भारत के शशांक को पराजित किया और उस क्षेत्र पर क्या किया? नियंत्रण किया। नियंत्रण किया। शशांक का भी जो क्षेत्र था वहां भी, और शशांक ने चूंकि ग्रहवर्मा की क्या की थी? हत्या की थी, तो एक तरह से उसका भी नियंत्रण वहां पर था, है ना? तो उसे भी मुक्त किया। तो अब सारा क्षेत्र किसके नियंत्रण में आ गया? हर्षवर्धन के। इसलिए हर्षवर्धन को उत्तर भारत का उस समय का प्रसिद्ध शासक कहते हैं। जो कन्नौज है वो गंगा और दोआब के गंगा दोआब क्षेत्र है। इस तरह से हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर क्या किया? राज किया या शासन संभाला। लेकिन हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो दक्षिण की ओर बढ़ने पर नर्मदा नदी पार करते हैं। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पार करने पर कोशिश करेंगे, नर्मदा नदी पार करेंगे। नर्मदा नदी पार करेंगे तो मुलाकात किससे हुई? चालुक्यों से। चालुक्य से मुलाकात हुई और चालुक्य ने क्या किया? हर्षवर्धन को पराजित किया। पराजित किया। चालुक्य में किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। हर्षवर्धन को पराजित किया, तो नर्मदा के दक्षिण की ओर हर्षवर्धन नहीं जा पाए। तो इस वजह से यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में फैला हुआ था। ठीक है। हर्षवर्धन को पराजित किया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया, इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है।
हर्षवर्धन ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में आप देखेंगे पश्चिम में वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता क्या की थी, समाप्त की थी और मैत्री संबंध स्थापित किए थे। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक कहा जाता है। अंतिम महान शासक कहा जाता है। हर्षवर्धन एक साहित्य प्रेमी शासक था। एक साहित्य प्रेमी शासक था। 3 नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की है। क्या नाम है उनके? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। कौन रहता था? बाणभट्ट। इन्होंने भी 2 पुस्तकों की रचना की है। 2 पुस्तकों की रचना की। क्या नाम है उन पुस्तकों के? हर्षचरित और कादंबरी। हर्ष के समय ही ह्वेनसांग आया था। हर्ष के समय ही कौन आया था? ह्वेनसांग। इससे पहले जान लेते हैं क्या हर्ष ने कामरूप जानते हैं कहाँ है? असम में। असम और मगध के शासकों को अपना मित्र बनाया, जिससे राज्य सुरक्षित हो सके, और मालवा के शासक बंगाल के शासकों को पराजित कर उसको अपना हिस्सा बना लिया। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को क्या किया? पराजित किया। बाद में अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह किया। आप जान गए हैं थोड़ा पहले, अच्छी बात है, लेकिन लिखा भी होना चाहिए ना। हर्ष को उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता है। इससे पहले भी आपने अभी लिखा था प्राचीन इतिहास में क्या है? महत्वपूर्ण शासक है, प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक, या उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता है। उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता है। ठीक है। हमने जाना कि हर्ष के समय ही ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है। चीनी यात्री है। स्थल मार्ग से भारत आया। स्थल मार्ग से भारत आया। ये कुछ 600 कुछ 629 ईस्वी में चलता है लगभग, और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचता है। तो आप लगभग लिख सकते हो
लगभग 629 में शुरुआत की और 645 ईस्वी में वापस लौटा भारत से। ठीक है। ह्वेनसांग ने अपना जो यात्रा का विवरण है कि यात्रा के दौरान उसने क्या कुछ जाना, उसकी उसे लिखा है। तो जिस लिखा है जो, वो क्या कहलाएगी, एक पुस्तक होगी, उसका कुछ नाम होगा, दैट इज सी यू की। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के बारे में बताता है, सी यू की। ठीक। ह्वेनसांग बताता है, क्या बताता है कि हर्षवर्धन अपने राजकीय आय को 4 हिस्सों में बांटा है या बांट रखा है। कौन से 4 हिस्से? एक हिस्सा जो दरबार और राजा पर व्यय होगा, जो खर्च होंगे दरबार एवं जो राजा के खर्च होंगे उन पर व्यय होगा। दूसरा हिस्सा विद्वान पर व्यय होगा। तीसरा हिस्सा अधिकारियों के वेतन पर व्यय होगा, क्योंकि उससे तो प्रशासन व्यवस्था चलती है, कि वेतन पर व्यय होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है ना। और अंतिम धार्मिक क्रियाकलापों पर व्यय होगा, क्रियाकलापों पर व्यय होगा। तो जो आय थी, राजकीय आय, उसको 4 हिस्सों में बांटा था हर्षवर्धन ने अपने काल में, हर्षवर्धन ने बांटा था। इसकी जानकारी कौन देता है? ह्वेनसांग इसकी जानकारी देता है। ह्वेनसांग ही ये भी बताता है कि जो हर्ष की सेना थी वो कैसी थी? चतुरंगणी सेना थी। चतुरंगणी, हर्ष की सेना को चतुरंगणी सेना कहता था, जिसमें कौन कौन शामिल है? पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां, और हाथी की टुकड़ियां। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट था। सर्वाधिक आय राज्य को किससे प्राप्त होती थी? भूमि से, भू राजस्व से। प्रारंभिक दिनों में हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। किसे मानता था? शैव धर्म को। लेकिन जब हर्षवर्धन से मिला, सॉरी, ह्वेनसांग से मिला हर्षवर्धन, तो बौद्ध धर्म को मानने लगा। किसे? बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को मानने लगा। और ह्वेनसांग महायान शाखा का समर्थक था, तो हर्षवर्धन भी महायान शाखा को मानने लगा। महायान शाखा मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। तो हर्षवर्धन ने महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया। ठीक है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने, साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दान दिए। ठीक है। हर्ष ने चीन के साथ भी दूतों का आदान प्रदान किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके दरबार की यात्रा करता है।
और ह्वेनसांग हर्ष को क्या कहता है? शिलादित्य कहता है। ह्वेनसांग की पुस्तक सीयूकी, जिसमें उसका क्या लिखा हुआ है? यात्रा वृत्तांत का विवरण। और हमने जाना कि हर्ष की जो नीति थी, धार्मिक नीति, वो कैसी थी? सहनशील थी। आरंभिक जीवन में मैंने अभी आपको बताया कैसा था हर्ष? शैव धर्म को मानता था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का क्या हो गया? महान संरक्षक बन गया ह्वेनसांग से मिलने के बाद। और बौद्ध होने के बाद उसने महायान के जो सिद्धांत हैं, महायान शाखा के जो सिद्धांत हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। हर्षवर्धन ने महायान सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए कन्नौज में, कहाँ? कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। विशाल सम्मेलन आयोजित किया। साथ ही क्या कहा? इस सम्मेलन में ह्वेनसांग और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन सहित 20 देशों से अधिक राजा और अन्य संप्रदाय के लोग इसमें शामिल हुए। ठीक है, अन्य संप्रदाय के लोग इसमें शामिल हुए। साथ ही इस विशाल सम्मेलन को आयोजित करने के क्रम में फूस के उसने 2 बड़े बड़े घर बनाए, जहां हर एक कमरे में, जो बड़े बड़े घर थे, उसमें 1-1 हजार लोग रह सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण निर्माण था एक विशाल मीनार का, जिसमें बीच में क्या था? ये जो विशाल सम्मेलन हो रहा है, बीच में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा की ऊंचाई उतनी थी जितनी की हर्ष की। हर्ष ने इस प्रतिमा की पूजा की और सारे सम्मेलन में क्या हुआ? फिर सम्मेलन में शास्त्रार्थ हुआ। क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। ह्वेनसांग ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। ह्वेनसांग ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया और उसने बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है, उसके सद्गुणों को बताते हुए जो श्रोता थे, कई राजा और कई संप्रदाय को मानने वाले लोग वहां जो पहुंचे हुए थे, उनसे कहा कि आप हमारे जो तर्क है महायान संप्रदाय के, जो मैं कह रहा हूँ, उनके गुणों को बता रहा हूँ, उनका क्या करें? आप खंडन करें। लेकिन कई दिनों तक ये सब चलता रहा, लेकिन किसी ने भी खड़े होकर उसके विचारों का क्या किया? खंडन नहीं किया। तब जो सैद्धांतिक प्रतिद्वंदी थे, जो उसके विचार से मेल नहीं खा रहे थे, ऐसे लोग जो थे, उन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि उसे जान से मार देने की साजिश की। किसे? ह्वेनसांग को। इस बात पर हर्ष ने, अर्थात हर्षवर्धन ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? कि जो कोई भी ह्वेनसांग को छुएगा, उसका सिर काट लिया जाएगा। ठीक है, शास्त्रार्थ ह्वेनसांग ने प्रारंभ किया और किसी ने भी खंडन नहीं किया। फिर क्या हुआ? खंडन नहीं किया। सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों ने ह्वेनसांग को मारने की साजिश की। लिखना तो होगा ना कुछ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। साजिश की। और इसके उपरांत हर्षवर्धन क्या कहता है? हर्षवर्धन ने चेतावनी दी कि जो कोई भी ह्वेनसांग को छुएगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। ठीक, कहते हैं हर्ष पर भी कुछ घातक हमले हुए, या जो बौद्ध प्रतिमा बीच में स्थापित की गई थी, उस पर भी कुछ हमले हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हर्षवर्धन ने
500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें क्या किया, निर्वासित कर दिया। इससे इसके बाद हर्षवर्धन ने, ये सभा कहाँ हुई थी, कन्नौज में। इसके बाद प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया जाने लगा, जिसमें उसके सभी सामंत, हर्षवर्धन के सभी सामंत, मंत्री और सभ्य आदि लोग उपस्थित होते थे। इस अवसर पर भी बुद्ध की प्रतिमा का पूजन होता था। ह्वेनसांग प्रवचन देते थे। अंत में हर्ष ने बड़े बड़े दान भी किए और अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं का दान कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ह्वेनसांग ने क्या किया, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन की प्रशंसा की। ये राजा बहुत ही कृपालु था, शिष्ट था, उपकारी था और उस चीनी तीर्थ यात्री ने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में अच्छी बातें लिखी, है ना, विभिन्न भागों की चर्चा की। इस तरह से आपने ह्वेनसांग और हर्षवर्धन के बारे में जान लिया। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं हर्षवर्धन ने संभवतः लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः क्या हो गई, अस्थिरता फैल गई और कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से गुप्तोत्तर काल में हमने हर्षवर्धन के बारे में जाना और इसी के साथ प्राचीन इतिहास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे मध्यकाल की ओर। ओके, थैंक यू।